क्लैरिफाई करें कि क्या उस बंदे ने ऐसा कोई अमल किया है के ऊपर एक 295 जैसा एक संगीन जोन सी दफा है वो लग जाए। मजहबी एहसासात को मजबूर करते हैं या उसकी तौहीन करते हैं, उसके लिए आप अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालते हैं या कोई रिटन स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं कि जिससे किसी के मजहबी अकायद जो उनसे है वो मजरूह हो, तो फिर उसके ऊपर लगती है 295A। लेकिन इससे पहले हमें इन फैक्ट्स एंड फिगर को देखना चाहिए। ऐसे हालात होते हैं तो स्टेट भी बहुत ज्यादा कॉन्शियस हो जाती है। अब मजबूरी के अंदर स्टेट को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा, उसके ऊपर FIR देनी पड़ी एक ग्रोह को ठंडा करने के लिए। लेकिन इस चीज की जिम्मेदारी उस ग्रोह के ऊपर है कि वो उस चीज को सोचे कि क्या वाकई उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है या नहीं किया। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम तैयबा अवान है और आप देख रहे हैं 94 न्यूज़। नाज़रीन, आज हमारे साथ एडवोकेट सैयद ज़ुमान बुखारी साहब मौजूद हैं, जिनका आपने पहले भी हमारे चैनल पर इंटरव्यू देखा, रजब भट्ट के मामले में हुआ था। आज हम इनसे जो गुफ्तगू करने आए हैं वो ये है कि रजब भट्ट पर कई केसेस सामने आ जाते हैं। रजब भट्ट पे अभी कुछ वक्त पहले जो है नमाज की बेहरमती कराची में इनका एक जो FIR दर्ज हुई, उसके बाद 295A 295C के जो मैटर्स चल रहे हैं इनको कैसे सॉल्ट आउट किया जा सकता है और ये क्यों किए गए हैं, ये आज हम सैयद ज़ुमान बुखारी साहब से जानते हैं। एज ए एडवोकेट ये इन केसेस को किन नज़र से देखते हैं और इसके बाद इसकी सज़ा और जुर्माना क्या होता है, ये सब आज के प्रोग्राम में आप देखेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हम बात करते हैं अभी इस टाइम रजब भट्ट पर कौन कौन से केसेस हैं। अभी रिसेंटली देखा जाए तो उसके ऊपर केसेस चल रहे हैं। 295 का एक ही केस है, लेकिन एप्लीकेशंस काफ़ी आई जिसकी बेस के ऊपर लोगों के माइंड में कंफ्यूजन पैदा होती है कि इसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा केसेस हैं। एक इससे पहले केस था 506B का, जो कि एक टिकटॉकर उमर भट्ट के साथ इनकी लड़ाई हुई, उसका केस था। बिल्कुल ऐसा। और अब अभी जो रिसेंटली केस चल रहा है दैट इज़ 295A, जो कि एक मजहबी जमात की तरफ से प्रेशराइज करके एहतजाज करके उसके अगेंस्ट करवाया गया। उसके बाद रजब भट्ट पर उससे पहले भी कई केसेस हुए, एप्लीकेशन हुई हैं। उससे पहले उनके ऊपर एक 13-20-65 का केस था, जो शादी पे उन्हें एक गन गिफ्ट मिली थी, उसका केस था, और एक शेर के बच्चे का केस था जो उन्हें शादी पे गिफ्ट में मिला था। ये दो केसेस थे। उसके बाद 506 भी, जो कि उमर भट्ट के साथ लड़ाई हुई, और सेकेंडली अब थर्ड जो है बल्कि फोर्थ 295A है, एक कराची में और एक अब रिसेंटली लाहौर निस्तर कॉलोनी के थाना में भी उसका अंदराज हो चुका है। अगर हम बात करते हैं उमर भट्ट और रजब भट्ट की लड़ाई पे, तो ये किस बना पर की गई और ये मैटर क्या था? देखिए, ये तो सोशल मीडिया पे जब ये लाइव बैठे थे, इनका आपस में गालम गलोच हुई, ठीक है, उससे इनके मामला जो सा हवा पकड़ा और इन्होंने आपस में काफ़ी इनकी लड़ाई हुई और वो FIR तक बात आन पहुंची। अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि रजब भट्ट और उमर भट्ट की लड़ाई के मामले में आई थिंक सो आप उनके वकील रहे हैं, तो ये मामला किस तरह सॉल्ट आउट हुआ या हुआ भी है या नहीं हुआ? ये अभी अदालत में मामला चल रहा है, ठीक है, इस अभी उसकी तारीखें चल रही हैं, ठीक है, देखें अदालत में क्या फैसला आता है इसमें। अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पर इस चीज़ की कि रजब भट्ट और उमर भट्ट तो एक बहुत अच्छे दोस्त थे, इनकी बहुत अच्छी फ्रेंडशिप और हेलो हाय थी। इनकी लड़ाई में कि आप लोगों ने ये नहीं चाहा कि ये मामला अदालत या थानों तक ना पहुंचे, आपस में बैठ के गोसप करके टेबल टॉक करके इसको सुलह कर लिया जाए? देखने की कोशिश तो हर कोई करता है कि मामलात बिगड़े ना, लेकिन वक्त ने इजाज़त नहीं दी। मामलात में मामलात, दूसरे मामलात उसके ऊपर चलते गए, जिसकी बेस के ऊपर एक हमें इस चीज़ को सॉर्ट आउट करने का वक्त ही नहीं मिला, मौका ही नहीं मिला। अच्छा, हम बात करें कि अभी जो है वो 295A की जो सज़ा है वो क्या है? देखें जी, अगर कोई बंदा इस जुर्म का मुजरिम पाया जाता है तो उसकी सज़ा 10 साल है और साथ में जुर्माना है। ठीक है, 10 साल कैद बमुशक्कत है और साथ में जुर्माना है, जो कि काफ़ी सख्त किस्म की सज़ा है। हम बात कर लेते हैं रजब भट्ट की। इनका 6 मिलियन का एक मीटअप वो भी कैंसिल हुआ, उसको कैंसिल किया गया। उसमें रजब भट्ट का कहना है कि मैंने बहुत पैसा लगाया था जो बाद में वो डिस्ट्रीब्यूट किया गया और वो आवाम में इसी तरह गया। हम बात करते हैं कि ये जो मीटअप था 6 मिलियन का मीटअप, क्या ये 295 केस की वजह से कैंसिल किया गया या कोई और वजूहात बनी? देखिए, उसकी अरेंजमेंट काफ़ी ज़्यादा थी। आपको पता है किसी गैदरिंग को अरेंज करने के लिए जब किसी जगह का अरेंज किया जाता है, साफ़ सफाई है, वर्कर हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, खाना है, डिस्ट्रीब्यूशन है, इन सब के ऊपर एक्सपेंस आता है और एक्सपेंस उनका काफ़ी हुआ है इस चीज़ के ऊपर। और दूसरी बात, कैंसिल करने की वजूहत ये थी कि उन दिनों में साथ में एक क्रिश्चियन कम्युनिटी की एक एप्लीकेशन फॉरवर्ड हुई थी उसके अगेंस्ट, जिसके अंदर उन्होंने कहा कि हमारे एहसासात मजबूर हुए हैं, इन्होंने हमें ईसाई पुकारा है।
जबकि हमें मसीही पुकारा जाए। तो उस वक्त साथ ही साथ ये वाला एक एप्लीकेशन चल रही थी जिसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे इदारों ने बेहतर समझा कि अभी फ़िलहाल इनका मीटअप नहीं होना चाहिए, जबकि हमें इदारों से पहले एनओसी लिया था। जब हमने एनओसी लिया उस वक्त ये मामला नहीं था, लेकिन जब ये मामला दरपेश हुआ तो फिर इदारों ने मुनासिब समझा कि फ़िलहाल इनका मीटअप को जो सा है पोस्टपोन करना चाहिए, इसे रोकना चाहिए। जो रिसेंटली रजब भट्ट पे केस चल रहा है 295A का, इसको क्या समझा जाता है? देखें जी, बीइंग अ मुस्लिम, लोगों के मज़हब के साथ, मुसलमानों के अपने मज़हब के साथ अकायद बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, उसके मामले में कंप्रोमाइज़ नहीं करते। लेकिन फैक्ट्स एंड फिगर्स को भी मद्देनज़र रखना चाहिए, इन चीज़ों को भी देखना चाहिए कि 295 एक ऐसी चीज़ है कि जब ये किसी के ऊपर लेबल लग जाता है तो फॉर द लाइफ उसके ऊपर ये लेबल है। तो किसी बंदे के ऊपर इल्ज़ाम लगाने से पहले, किसी बंदे को इस जुर्म का मुजरिम करार देने से पहले इसके ऊपर एक अच्छी खासी तहकीक होनी चाहिए। आप हर किसी के ऊपर एक छोटी सी बात को लेकर फ़ौरन उसके ऊपर 295A या दूसरे किसी भी दफ़ा का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप उससे पहले एक चीज़ को क्लैरिफाई करें कि क्या उस बंदे ने ऐसा कोई अमल किया है कि जिसके ऊपर उसके ऊपर एक 295 जैसा एक संगीन जोन सी दफ़ा है वो लग जाए। बेसिकली मैं यहाँ पे क्लियर करता जाऊँ, 295A इज़ जब आप किसी के मज़हब के या किसी के एहसासात, मजहबी एहसासात को मजरूह करते हैं या उसकी तौहीन करते हैं, उसके लिए आप अपने मुंह से ऐसे अल्फाज निकालते हैं या कोई रिटन स्टेटमेंट ऐसा दे देते हैं कि जिससे किसी के मजहबी अकायद जो उनसे हैं वो मजरूह हों, तो फिर उसके ऊपर लगती है 295A। लेकिन इससे पहले हमें इन फैक्ट्स एंड फिगर को देखना चाहिए। इस दफ़ा को लगाने से पहले ये चीज़ देखिए कि क्या वो बंदा सच में इस जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है या उसने कोई सच में ऐसा अमल किया है कि जिसकी बेस के ऊपर इसके ऊपर ये FIR होनी चाहिए। ठीक है, अब एक बंदा जो सिर्फ अपने मुंह से ये प्रोनाउंस कर दे कि मेरे ऊपर 295A है या मेरे ऊपर 295C है, वो भी एक ला इल्मी में, कि एक ले मैन को नहीं पता कि 295A क्या है, 295C क्या है। आप एक एंकर हैं, आज से पहले शायद आपको भी इस चीज़ का इल्म ना हो कि ये तौहीन मजहब है, तौहीन रिसालत है या तौहीन सहाबा है। ठीक है, आपको अब जब एक मामला गर्दिश में आया आपको तब जाके पता चला कि ये इस तरह की भी कोई दफात हैं। एक कानून से वाबस्ता शख्स को तो पता हो सकता है कि 295A क्या है, B क्या है, C क्या है। जो एक ले मैन है जिसे नहीं पता, जिसके पास लैक ऑफ नॉलेज है, लॉ से रिलेटेड लैक ऑफ नॉलेज है, उसे नहीं पता कि 295C क्या है। अगर वो ला इल्मी में अपने मुंह से कह बैठा कि मेरे ऊपर 295A है या मेरे ऊपर 295C है, डजंट मीन दैट कि वो उस जुर्म का इर्तिकाब कर चुका है, उसके ऊपर वो लागू हो जाएगा। मुझे कानून की किसी किताब के अंदर दिखाएं कि अपने मुंह से ऐसे वर्ड प्रोनाउंस करने से कि मेरे ऊपर 295A है, 295C है, वो भी ला इल्मी में उसके ऊपर कोई दफा लगती है। ठीक है, जब ऐसे मामलात होते हैं, जब इस ऐसे मामलात के अंदर कोई ग्रोह या कोई मजहबी जमात इसके ऊपर एक्शन लेती है तो खुदारा वो इस चीज़ को पहले क्लैरिफाई करें। ठीक है, कि हम क्या करने जा रहे हैं, इसके आगे रिजल्ट्स क्या होंगे। ठीक है, सिर्फ अपना चूरन नहीं बेचना चाहिए। देखें, जब स्टेट ऐसे हालात होते हैं तो स्टेट भी बहुत ज़्यादा कॉन्शियस हो जाती है। अब मजबूरी के अंदर स्टेट को उसके खिलाफ एक्शन लेना पड़ा, उसके ऊपर FIR देनी पड़ी एक ग्रोह को ठंडा करने के लिए। लेकिन इस चीज़ की जिम्मेदारी उस ग्रोह के ऊपर है कि वो उस चीज़ को सोचे कि क्या वाकई उसने इस जुर्म का इर्तिकाब किया है या नहीं किया। ठीक है, अगर नहीं किया तो हम उसके खिलाफ इतना संगीन इल्ज़ाम लगा रहे हैं, उसका आउटकम क्या होगा, उसकी जान को खतरा हो सकता है। लोग तो मजहब के नाम पर मारने को तैयार होते हैं। ठीक है, इन चीज़ों के ऊपर इंसान को बहुत ही हसास तरीके से जो उनसे ना अमल पैरा होना चाहिए। और इस मेरे ख्याल में सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि जब मजहबी मामला हो उसे सोशल मीडिया के ऊपर इंतशार की सूरत में नहीं फैलाना चाहिए। वो कोई भी है कि वो अपने व्यूज़ के चक्कर में या अपने आप को मनवाने के चक्कर में या अपने ईगो के चक्कर में, अपने ज़ाती या ना के चक्कर में, किसी के साथ दुश्मनी निकालने के चक्कर में 295A या मजहब कार्ड खेले, तो ये एक इंतहाई नामुनासिब बात है। इस चीज़ को अमल पैरा करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि ये किस कदर संगीन चीज़ है। बहुत शुक्रिया ज़मान बुखारी साहब आपका कि रजब भट्ट पर कौन कौन से केसेस हैं और रजब भट्ट पे जो 295A या 295C है इसकी सज़ा क्या है और ये क्यों किया जाता है, इसको क्या समझा जाता है, ये तो आपने ज़मान बुखारी साहब की ज़बानी सुना कि ये क्या है।
व्यूअर्स, आप लोगों को क्या लगता है कि इस टाइम कौन ठीक है कौन गलत है? आपने लाजमी 94 न्यूज के कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ अपनी मेजबान तैयबा अवान को दें इजाजत। अल्लाह हाफिज।